हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RDZ स्टडी सेंटर पे। स्टूडेंट, जैसा कि हम सभी लोग पिछली क्लासों में पढ़े थे कोशिका, और कोशिका में हमारी आपकी बात कोशिकांग पे हुई थी। और मैंने आपसे कहा था कि कोशिकांग के कुछ पार्ट छूटे हुए हैं जिसका अध्ययन हम आप लोग अगली क्लासों में करेंगे। तो चलिए देखते हैं कोशिकांग के कुछ अंग छूटे हुए हैं। इसमें जो पहला अंग है वो अंतःप्रद्रव्य जालिका है। अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसको हम आप लोग इंग्लिश में कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अर्थात अंतःप्रद्रव्य जालिका होता है, इसका मुख्यतः जो भाग होता है दो होता है। एक रफ टाइप होते हैं, दूसरे स्मूथ टाइप होते हैं। अर्थात जब भी आपसे पूछेगा कि अंतःप्रद्रव्य जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य क्या हैं, तो आप इसमें बताएंगे पहला कि आंतरिक कंकाल में होता है और जो है आंतरिक रूप से सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। हमें आप सभी लोगों को पता है कि जब भी कंकाल की बात करता है तो कंकाल मुख्यतः बॉडी में जो है सहायता प्रदान करने का कार्य करता है। ऐसी स्थितियों में अंतःप्रद्रव्य जालिका जो है इसका पहला कार्य आंतरिक कंकाल बनाना है और दूसरा कार्य है आंतरिक रूप से क्या करता है, सहायता प्रदान करता है, अर्थात कोशिकाओं में रहते हैं। और अंतःप्रद्रव्य जालिका की जब भी बात करेगा तो भाग इसके मुख्यतः कितने हैं, दो हैं। एक स्मूथ टाइप है अर्थात चिकना है, दूसरा रफ टाइप है अर्थात खुरदुरा है। तो ध्यान रखना, जो स्मूथ टाइप है अर्थात चिकने हैं और बनाते हैं वसा, जबकि जो खुरदुरा होता है निरफ टाइप होता है, निर्माण किसका करता है, प्रोटीन का करता है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया स्मूथ यार अर्थात स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या बनाते क्या है तो वसा बनाते हैं। जबकि रफ टाइप अर्थात खुरदुरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं बनाते क्या है, प्रोटीन बनाते हैं। तो ध्यान रखना, बॉडी में जो फैट अर्थात वसाएं बनती हैं वो अंतःप्रद्रव्य जालिका का एक खंड या भाग होता है कोशिकांगों में। जो स्मूथ टाइप अर्थात चिकने होते हैं वो बनाते हैं फैट या वसा। दूसरा जो रफ टाइप अर्थात खुरदुरा होते हैं वो बनाते क्या है, प्रोटीन। ध्यान रखना, ये रफ टाइप या प्रोटीन हुए क्यों, क्योंकि इस पे जो है ये जो छोटे छोटे कण आपको दिखाई दे रहे हैं, छोटे छोटे कण RNA होते हैं जिसे राइबोज न्यूक्लिक अम्ल कहते हैं, कोशिकाओं में पाए जाते हैं, जिनका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो ये रफ हुए यानी खुरदुरे हुए। खुरदुरे क्यों हुए, क्योंकि यहाँ पे RNA आया और RNA का मुख्यतः कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना होता है। अगला देखते हैं जहाँ पे राइबोसोम लिखा है। राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था और राइबोसोम का कार्य क्या है तो प्रोटीन बनाना। अब ध्यान रखना कि राइबोसोम होते क्या है, तो मैंने आपको बता दिया अंतःप्रद्रव्य जालिका में होते हैं। और अंतःप्रद्रव्य जालिका के रफ टाइप जो भाग था ये करते क्या है, प्रोटीन का निर्माण। तो ये यहाँ पे पाए क्या जाएंगे, यही पूर्णतः RNA अर्थात राइबोसोम। तो राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था और इसका कार्य क्या है तो प्रोटीन का निर्माण। और जब भी प्रोटीन की बात करेगा तो इसे प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया कि प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है, तो जब भी प्रोटीन फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है तो आप क्या बताएंगे, राइबोसोम। ध्यान रखना, राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक 70S होता है, एक 80S होता है। एस फॉर सेगमेंटेशन होता है, और ये सेगमेंटेशन जो होते हैं माप के एक पैमाने होते हैं। तो एक 70S होता है, दूसरा 80S होता है। 70S और 80S जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। इसमें एक प्रोकैरियोटिक होता है, दूसरा यूकैरियोटिक होता है। यानी एक कोशिकीय होते हैं, दूसरा बहुकोशिकीय होते हैं। हमारी आपकी बात प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक पे बातें होंगी अगले क्लासों में। तो यहाँ पे हम आप लोग यहीं पे इतना देख लेंगे कि राइबोसोम की खोज पैलाडे ने किया था, कार्य क्या है तो प्रोटीन का निर्माण या प्रोटीन की फैक्ट्री। प्रकार कितने होते हैं तो दो, एक होता है 70S, दूसरा होता है 80S। अगला जो भाग है केंद्रक है अर्थात न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस की खोज जो किया था तो किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस की खोज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। ध्यान रखना, ये रॉबर्ट ब्राउन ने जो न्यूक्लियस या केंद्र की खोज किया था तो उन्होंने बताया था कि इसे जो है ब्रेन ऑफ सेल भी कह सकते हैं। ब्रेन ऑफ सेल इसलिए कहा जा सकता है संपूर्ण सेल अर्थात कोशिका को मैनेज करने का कार्य, नेतृत्व करने का कार्य जो करता हो न्यूक्लियस करता है। न्यूक्लियस में क्रोमोसोम अर्थात गुणसूत्र भी पाए जाते हैं, DNA भी पाए जाते हैं और RNA भी पाए जाते हैं। जबकि ब्रेन की बात करेगा या केंद्रक में की बात करेगा तो केंद्रक में ध्यान रखना यहाँ पे एक प्रोटीन होता है, दूसरा DNA होता है। प्रोटीन 80% पाए जाते हैं जबकि DNA 10% पाए जाते हैं। तो न्यूक्लियस और केंद्रक जो की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, इन्होंने बताया ब्रेन ऑफ सेल अर्थात संपूर्ण कोशिका को मैनेज करने का जो कार्य करेगा वो केंद्रक करेगा। केंद्रक में पाए क्या जाते हैं तो क्रोमोसोम भी पाए जाते हैं, DNA भी पाए जाते हैं और RNA भी पाए जाते हैं। प्रोटीन की मात्रा इसमें 80% होती है लगभग, जबकि DNA की मात्रा क्या होती है 10% होती है। आइए अगला देखते हैं, लाइसोसोम है। लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे ने किया था और डी ड्यूबे ने बताया कि लाइसोसोम जो होता है उसमें पाए जाते हैं जल अपघटनी एंजाइम। क्या पाए जाते हैं, जल अपघटनी एंजाइम पाए जाते हैं। ये जल अपघटनी एंजाइम जो पाए जाते हैं इनका मुख्यतः कार्य क्या है तो कोशिका का पाचन।
ध्यान रखना, कहीं पे चोट लग गई या कहीं पे इतनी ज्यादा चोट लग गई कि तो चाहे काली हो जाती है, ऐसी स्थितियों में वहां पे लाइसोसोम तक नष्ट हो जाते हैं कोशिकाओं के। और ऐसी स्थितियों में कोशिका के आसपास जो भी बची या सुरक्षित कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के लाइसोसोम उसे क्या कर लेते हैं, अपघटित कर लेते हैं, अर्थात कोशिका का पाचन कर लेते हैं, जिससे वहां पे सड़ने या गलने नहीं पाता है। तो ध्यान रखना, जब भी हमें आपको कहीं पे चोट लगी तो उसे सड़ने या गलने से बचाने के लिए लाइसोसोम जल अपघटनीय एंजाइम छोड़ता है, जिससे वहां की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, पाचित हो जाती हैं। और कभी कभी ऐसा होता है कि लाइसोसोम जो होता है वहां पे कोशिका की एक अंग है और उसी में माइटोकॉन्ड्रिया, ग्लाजी का है, लाइसोसोम है, तारक का है, लैन का है। इस प्रकार से कई सारे अंग जो कोशिकांग के हैं, अगर वो कार्य नहीं करने हैं, तब ऐसी स्थिति में लाइसोसोम जो होता है ये अपने बॉडी को फाड़ देता है, और जब फाड़ देता है तो निकलता क्या है, जल अपघटनीय एंजाइम निकलते हैं। और जब जल अपघटनीय एंजाइम निकलने की वजह से संपूर्ण कोशिका नष्ट हो जाती है, अर्थात उसका पाचन हो जाता है। इसीलिए लाइसोसोम को कहा क्या गया, आत्महत्या की थैली। कई बार ये भी प्रश्न पूछे गए हैं, लाइसोसोम को जाना जाता है तो आत्महत्या की थैली के नाम से जाना जाता है। आत्महत्या की थैली के नाम से इसलिए जाना जाता है कि कोशिका के जितने भी कोशिकांग हैं, अगर उन कोशिकांगों में जल अपघटनीय एंजाइम टच हुआ तो उनका अपचयित हो जाना, अर्थात पाचन हो जाना ही क्या है, तय है। इसीलिए लाइसोसोम को कहा गया आत्मघाती थैली या आत्महत्या की थैली। ध्यान रखना, आरबीसी जो होता है इसमें लाइसोसोम नहीं होते हैं, और लाइसोसोम न होने की वजह से आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 डेज होते हैं, अर्थात 120 दिन में जब लाइसोसोम नहीं होता है तो 120 दिन में जब आरबीसी की मृत्यु होती है, तब ऐसी स्थितियों में आरबीसी का पाचन जो होता है प्लीहा या तिल्ली में होता है, जहां पे जाकर के क्या हो जाते हैं, स्टोर हो जाते हैं। तो मैंने आपको ये भी बता दिया कि आरबीसी में लाइसोसोम नहीं होता, इसलिए जाके स्टोर कहाँ पे होते हैं, प्लीहा या तिल्ली में होते हैं। अगले कोशिकांग की बात करेंगे तो द्विध्रुव होता है, यानी प्रोटोप्लाज्म होते हैं। और ध्यान रखना, प्रोटोप्लाज्म जो होते हैं इसके मुख्यतः दो भाग होता है, एक कोशिका द्रव्य होता है, दूसरा केंद्रक द्रव्य होता है। तो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होते हैं, केंद्रिका द्रव्य जो होते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। तो ध्यान रखना कि जो कोशिकाएं हमारी आपकी बॉडी में पाई जाती है, उस कोशिकाओं में केंद्रक पाए जाते हैं। केंद्रक में कुछ जो द्रव्य भरे रहते हैं उसे केंद्रीय द्रव्य अर्थात न्यूक्लियस प्लाज्म कहते हैं, जबकि जो कोशिका में द्रव्य भरे रहते हैं उसको साइटोप्लाज्म अर्थात कोशिका द्रव्य कहते हैं। ध्यान रखना, जिस प्रकार से यहाँ पे ग्लाजी का है, लाइसोसोम, तारक का है, लैन का है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये जितने भी कोशिका के अंग हैं, अगर ये संपूर्णतः एक दूसरे के टच में आए तब ऐसी स्थितियों में नुकसान अर्थात क्षति हो सकता है। जैसे यहाँ पे पता चला लाइसोसोम है और अगर यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, अगर बीच में जीव द्रव्य न भरा रहे तो कहीं किसी कारणवश अगर लाइसोसोम के टच में माइटोकॉन्ड्रिया आएगा, तब माइटोकॉन्ड्रिया को लाइसोसोम क्या कर देगा, अपचयित कर देगा, अर्थात नष्ट कर देगा। इसीलिए कोशिकाओं को पूर्ण सुरक्षित रखने के लिए इसमें भर क्या दिए जाते हैं, कोशिका द्रव्य भर दिए जाते हैं, साइटोप्लाज्म भर दिए जाते हैं। जबकि केंद्रक के अंदर जो द्रव्य पाया जाता है उसे केंद्रिका द्रव्य या न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। ध्यान रखना, ये जीवद्रव्य जो होते हैं, यानी कोशिका द्रव्य की बात करेगा या केंद्रिका द्रव्य की बात करेगा, इसे जीवद्रव्य के नाम से भी जाना जाता है। और ये पूर्णतः क्या होते हैं, रंगहीन होते हैं, यानी जल के कलर के होते हैं, तथा ये गाढ़े और चिपचिपे होते हैं। तो ध्यान रखना, यहाँ पे लास्ट टॉपिक जो कोशिकांग का था वो जीवद्रव्य था, और जीवद्रव्य को मैंने आपको दो बताया, एक कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म होते हैं, जबकि दूसरा केंद्रिका द्रव्य अर्थात न्यूक्लियोप्लाज्म होते हैं। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू क्लास।